I'm going to share the slide and share my screen. ओके, स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। ओके, पावर पॉइंट हाँ। फर्स्ट स्लाइड, डेट दिख रही है इस पे हाँ 31st। हाँ, हाँ। हाँ ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो अच्छे से सुनो, पे योर अटेंशन। ओके, नाउ दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, 3 लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा न्यूक्लियर डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, पहले तो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है ये पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर डिटेक्टर्स मतलब क्या, न्यूक्लियर के जो भी पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस में से निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किए जाते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर डिटेक्टर। क्यों न्यूक्लियर डिटेक्टर की जरूरत होती है? क्योंकि पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं ना, न्यूक्लियस का साइज ही 10⁻⁻15 मीटर है, इतना छोटा, उसके अंदर और छोटी चीजें नेकेड आई से नहीं दिखेगी, डिटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना पड़ेगा, इसलिए हमने न्यूक्लियर डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, जब मैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का यूनिट पढ़ा रहा था तब मैंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को स्पिन मोमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन को एंगुलर मोमेंटम होता है, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल मोशन होता है, ये सब हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। मतलब न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है ना, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन की चीजों को हमने पढ़ा। लेकिन अभी जो पढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज। एक से ज्यादा न्यूक्लियस रहे तो उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाइड भी बोलते हैं और न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट रिलेटेड है, यूनिट नंबर 4। नाउ वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस, मतलब उसका प्लूरल फॉर्म है न्यूक्लियाई। ओके, उसी को न्यूक्लियस। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है। ठीक है, जब भी हम न्यूक्लियस की चार्ज की बात करते हैं, ये देखो न्यूक्लियस, हम पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस। वाई वी पुट ऑलवेज पॉजिटिव साइन इन द न्यूक्लियस? बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस किससे मिलके बना है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे चार्जलेस मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन को होता है पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस पे क्या चार्ज आया? पॉजिटिव। ओके, इसलिए हम न्यूक्लियस को हमेशा पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम एटम की बात करें तो एटम को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। क्यों एटम को हम न्यूट्रल बोलते हैं? एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, वो है पॉजिटिव चार्ज, आजू बाजू होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैंसल्स ईच अदर, तो दैट्स व्हाई वी सेड दैट एटम इज न्यूट्रल। Atom is neutral but nucleus is positive charge. Why nucleus is positive charge? Because in the nucleus there are protons which are positively charged. Okay, that's why nucleus has positive charge. अभी मैंने बोल तो दिया कि न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन चार्ज कितना है? What is the quantity? ठीक है, हमको इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में पता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देखें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तुम्हें पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। सेम चार्ज होता है प्रोटॉन पे भी। क्यों? इसलिए तो एटम न्यूट्रल होता है ना। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? 1। प्रोटॉन भी होता है 1। ठीक है, तो न्यूट्रल कैसे बोलेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन पे भी चार्ज उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव रहेगा, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव रहेगा, इसलिए कैंसल आउट होकर हम एटम को बोलते हैं एटम इज न्यूट्रल। ओके, सो दैट इज द फंडा ऑफ व्हाई एटम इज न्यूट्रल। ओके, तो ये देखो यहां अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं हीलियम एटम का, दिख रहा है यहाँ पे हीलियम एटम है। ठीक है, हीलियम एटम में कितने? दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज दिखा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 नेगेटिव चार्ज, इसलिए हीलियम एटम क्या है? न्यूट्रल है। 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव कैंसल, सो दैट्स व्हाई हीलियम इज
न्यूट्रल। बट अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस पे कितने चार्ज होंगे? दो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दो चार्ज का कितना होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तीन का कितना होगा? 3 इंटू 2 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार का कैसे होगा? 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरीके से चार्ज निकालते हैं। तो मतलब जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है सेम चार्ज प्रोटॉन पे होता है, बट इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चार्ज कैसे निकालेंगे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वन चार्ज से। ठीक है, अगर मान लो 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि एक का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 10 रहेंगे तो 10 इंटू मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, मल्टीपल में आएगा। तो देखो न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं? Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज किस पे डिपेंड है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू 1 यूनिट चार्ज इलेक्ट्रॉन। मतलब जो E मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड अलग होता है, इसलिए यहां प्लस लगाया, प्लस क्यू लगाया क्योंकि प्रोटॉन है। ठीक है, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू द यूनिट ऑफ चार्ज। E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर मान लो किसी न्यूक्लियस का तुम्हें न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं अगर ये पता है तो तुम न्यूक्लियस का चार्ज निकाल सकते हो। इफ सपोज नंबर ऑफ प्रोटॉन है 10 तो 10 इंटू ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई मतलब चार्ज 1 यूनिट चार्ज ऑन प्रोटॉन और Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इस तरीके से Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, E मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? सेम एज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बट द डिफरेंस इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है, इसलिए प्लस माइनस कैंसिल होकर एटम को हम न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, E मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो इस तरीके से न्यूक्लियस पे हमें चार्ज कितना है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पे चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज कितना है ये निकालना है, प्लस Z इंटू ई। ओके, प्लस Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, E मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन। अगर मान लो कि अगर कोई सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? 11। ठीक है, तो अगर उसका चार्ज निकालना है तो क्या करोगे? 11 इंटू ई मतलब उसका हो गया न्यूक्लियर चार्ज ऑन सोडियम। तो इस तरीके से न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। ठीक है, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन ये अभी बताया मैंने, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे रहता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे रहता है। डिफरेंस यही है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन है, प्लस Z इंटू ई। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस के चार्ज के बारे में। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? न्यूक्लियर रेडियस, मतलब रेडियस कितनी होती है न्यूक्लियस की। ठीक है, तो ये देखो न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस का है सर्कल, इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे न्यूक्लियस की? अब तुम देखोगे न्यूक्लियस का शेप होता है स्पेरिकल, ये तो 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है तो हमें क्या दिख रहा है? सर्कल। लेकिन अगर 3 डायमेंशन में देखोगे एक्चुअली तो न्यूक्लियस कैसा होता है? स्पेरिकल, बॉल की तरह होता है। ठीक है, तो स्पेरिकल होता है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है स्पेयर का, ठीक है, दैट वॉल्यूम इज डिपेंड अपॉन द मास नंबर। मास नंबर किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके सम को मास नंबर बोलते हैं। अगर मान लो हीलियम का एटम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर क्या होगा? 2 + 2 4। ठीक है, तो मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, दैट इज मास नंबर। तो इसका मतलब अगर मान लो कि वो बॉल छोटा बॉल है तो उसके अंदर कम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, बड़ा बॉल है तो उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? साइज क्या है उसका? साइज को ही बोलते हैं न्यूक्लियर रेडियस। रेडियस मतलब अगर रेडियस ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर का साइज ज्यादा होगा, रेडियस कम है तो न्यूक्लियस का साइज कम है। तो वो कम ज्यादा किस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। अगर ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर तो साइज ज्यादा होगा, कम है तो साइज कम होगा। मतलब
न्यूक्लियर का साइज, न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस की रेडियस किस पे डिपेंड है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस का साइज है वो मास नंबर पे डिपेंड है। इट मींस दैट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डिपेंड्स अपॉन द मास नंबर। ठीक है, तो ये देखो, सिंस न्यूक्लियस इज स्पेरिकल इट्स वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। मास नंबर पे क्यों डिपेंड है? क्योंकि मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे उतना न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा। ठीक है, सो न्यूक्लियस इज स्पेरिकल, दैट्स व्हाई वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। मास नंबर से प्रोपोर्शनल है। तो देखो कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। मास नंबर को कैसे डिनोट करते? ए। मास नंबर मतलब अभी बताया मैंने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, दैट इज मास नंबर। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। अब वॉल्यूम ऑफ क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? स्पेरिकल। स्पेयर का वॉल्यूम तुम्हें पता है, मैथ्स में तुमने पढ़ा है 10वीं में, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। आर इज रेडियस ऑफ द स्पेयर। यहां स्पेयर मतलब न्यूक्लियस। ओके, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। सेकेंड स्टेप देखो, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ओके, अब देखो यहाँ पे 4/3 पाई है कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके, कांस्टेंट क्वांटिटी को हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी साइन है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन है तो कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है। 4/3 पाई इज कांस्टेंट, पाई वैल्यू इज कांस्टेंट, 4/3 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हटा दिया तो बचा क्या? आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। आर मतलब रेडियस ऑफ स्पेयर। यहां स्पेयर क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो आर क्यूब इज डायरेक्टली मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। और अभी देखो यहाँ क्यूब है, क्यूब को मैंने इस साइड लेके गया तो क्या बना? पावर 1/3। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। और अभी अगर प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को मैंने अगर हटाया तो यहाँ क्या आएगा? इक्वल टू सम कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड R0। और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1.3 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर मतलब क्या होता है? 10 to the power -15 मीटर। ओके, सो इट मीन्स दैट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू R0 a to the power 1/3। a मतलब क्या है? मास नंबर। मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डिपेंड्स अपॉन द मास नंबर। मास नंबर ज्यादा तो रेडियस ज्यादा, मतलब साइज ज्यादा। रेडियस ज्यादा न्यूक्लियस की, मतलब न्यूक्लियस का साइज ज्यादा। इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज किस पे डिपेंड है? मास नंबर पे। ए क्या है? मास नंबर। और मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, सो रेडियस कितनी निकलेगी? देखो R0 की वैल्यू क्या है? 1.3 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर मतलब होता है 10 to the power -15 मीटर। सो R इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 to the power -15 a to the power 1/3। a चेंज होगा जैसे जैसे तुम्हारा एटॉमिक नंबर चेंज होगा, जैसे जैसे एलिमेंट चेंज होगा, ए चेंज होगा क्योंकि मास नंबर चेंज होगा। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस विल चेंज। ठीक है, तो दैट इज R इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 to the power -15 a to the power 1/3। ठीक है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डिपेंड अपॉन द मास नंबर। तो इससे हमें क्या पता चला? किस तरीके से हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला हमने निकाला इस तरीके से, वॉल्यूम से हमने शुरुआत की और रेडियस का ऑफ न्यूक्लियस निकाला। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डिपेंड्स अपॉन दिस ए मतलब मास नंबर। तो इस तरीके से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ न्यूक्लियस निकालते हैं। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियर रेडियस, दैट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो इस तरीके से रेडियस किस पे डिपेंड है? मास नंबर पे। अब देखेंगे थर्ड जो है वो देखेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का वजन जो है, वेट जो है। ठीक है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। ठीक है, तो जो वेट है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस कितना भारी है कितना हल्का है, किस पे डिपेंड होता है? न्यूक्लियस अगर लाइट वेट है या हैवी वेट है, ये किस चीज पे डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है उसके अंदर के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे। सिंपल चीज है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी अगर ज्यादा है, ठीक है, तो वो बॉल बड़ा है। अगर क्वांटिटी कम है तो बॉल छोटा है, मतलब स्पेरिकल। ओके, अगर बहुत सारा, अगर एक छोटा बॉल है उसमें बहुत सारी चीजें भरी जा सकती है क्या? नहीं, तो उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई
नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे जैसे तुम पीरियोडिक टेबल में पीरियड के वाइज से एटॉमिक नंबर के वाइज से बढ़ते जाते हो, एटम का साइज बढ़ते जाता है, ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में तुम देखोगे एक्टिनाइड्स, उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होते हैं 90 92, यूरेनियम, तो वो क्या होते हैं साइज बड़े बड़े होते जाते हैं। तो साइज बड़ा होना मतलब उसके अंदर के न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ज़्यादा होना। साइज बड़ा होना मतलब न्यूक्लियस का भी, अगर एटम का साइज बड़ा है इसका मतलब न्यूक्लियस का भी साइज बड़ा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो वेट होता है, ठीक है, मास होता है, वो किस पे डिपेंड है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें होती है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, उनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स मींस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें रहती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स के एग्जांपल्स क्या है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अगर हम न्यूट्रॉन की मास की बात करें तो देखो हम अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे न्यूक्लियर मास, मतलब मास ऑफ द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की मास की बात करें तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम केजी, बहुत कम, -27 है, ठीक है। और मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है? 1.6726 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। एकदम सेम, ऑलमोस्ट सेम होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास, ठीक है। सिर्फ जो थर्ड डिजिट है थोड़ा सा डिफरेंस है, 1.67 यहां पर भी है, 1.67 यहां पर भी है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस का मास निकालना है तो तुमको क्या पता होना चाहिए कि उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को ऐड कर दो, बन गया न्यूक्लियस का मास। ओके, क्योंकि न्यूक्लियस का मास किस पे डिपेंड है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी को ऐड कर दो तो तुम्हें मिलेगा न्यूक्लियस मास, न्यूक्लियर मास, ठीक है। तो ये देखो न्यूक्लियर का मास किस पे डिपेंड है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको देता है मास ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और A माइनस Z मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसको N भी बोलते हैं, ठीक है। A क्या होता है? मास नंबर माइनस Z, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां से Z और Z कैंसिल हो गया तो बचा क्या? A, ठीक है। तो Z प्लस A माइनस Z मतलब A माइनस Z मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब मास ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो यहां पे अगर तुम देखोगे Z और Z अगर कैंसिल करूंगा तो फिर से A बचेगा, A मतलब मास नंबर। सो मास नंबर डिटरमाइंस द मास ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस किस पे डिपेंड है? मास नंबर पे डिपेंड है, और मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अभी बताया मैंने इसके पहले, ठीक है। तो ये देखो मास ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ AMU। तो जो मास ऑफ द न्यूक्लियस की यूनिट है वो क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। इस टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं मास ऑफ द न्यूक्लियस को, ठीक है। ये देखो एग्जांपल कंसीडर करो कार्बन का, ठीक है। कार्बन में यहां नीचे 6 लिखा है, ऊपर 12 लिखा है। 6 मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 12 मतलब मास नंबर, ठीक है। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब कार्बन में प्रोटॉन कितने होते हैं? 6, न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 6, इसलिए यहाँ 12 लिखा है, मास नंबर है 12। तो अगर कार्बन का अगर मास हमको वेट निकालना है, मास निकालना है कार्बन के न्यूक्लियस का, कार्बन के न्यूक्लियस का अगर मास निकालना है तो हम क्या करेंगे? 12 मतलब मास नंबर, 12 AMU हो जाएगा इसका, ठीक है। AMU मतलब क्या होता है? मास ऑफ द प्रोटॉन। तो 12 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन इज द न्यूक्लियर मास ऑफ द कार्बन न्यूक्लियस। ओके, देखो 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6726 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो दैट इज द न्यूक्लियर मास ऑफ द कार्बन न्यूक्लियस। इसका मतलब अगर किसी भी न्यूक्लियस का तुम्हें मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें मास नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मास ऑफ द प्रोटॉन, मतलब AMU एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ द प्रोटॉन को मास नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कार्बन का मास नंबर क्या है? 12, ठीक है। 12 को मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.67262 इंटू 10 टू द पावर -26। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास नंबर ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या निकाल सकते हैं हम? न्यूक्लियर मास। और मास नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो ये देखो
न्यूक्लियर मास का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू एम पी। एम पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, ए मतलब मास नंबर। अगर किसी भी न्यूक्लियस का तुम्हें मास नंबर पता है तो तुम उसका न्यूक्लियर मास निकाल सकते हो, न्यूक्लियस का मास निकाल सकते हो। उसका मास निकालने का फॉर्मूला है ए इंटू एम पी। एम पी मतलब मास ऑफ द प्रोटॉन, ए मतलब मास नंबर। जैसे कार्बन का अगर 12 मास नंबर है तो 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो हो गया न्यूक्लियर मास। ठीक है, सेम एज द अगर मान लो हीलियम का निकालना है तो हीलियम का मास नंबर कितना है 4, तो उसका मास कितना होगा हीलियम के न्यूक्लियस का 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 कीजिए। बस मास नंबर को मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें मिल जाएगा मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो इस तरीके से हम मास ऑफ द न्यूक्लियस निकाल सकते हैं। मास ऑफ द न्यूक्लियस किस पे डिपेंड है, मास नंबर पे। चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस भी किस पे मतलब चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। न्यूक्लियर की रेडियस किस पे डिपेंड है, मास नंबर पे। ठीक है, मास ऑफ द न्यूक्लियस किस पे डिपेंड है, मास नंबर पे। तो बहुत सारी चीजें जो भी मास ऑफ द न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर का साइज है, ये किस पे डिपेंड रहता है, ए पे डिपेंड रहता है। ए मतलब क्या है, मास नंबर। तो इस तरीके से न्यूक्लियर मास निकालेंगे। ठीक है, तो अब 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़े। ठीक है, रेडियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस पढ़े, मास ऑफ द न्यूक्लियस पढ़े, और चार्ज। चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड है। दूसरा हमने पढ़े न्यूक्लियर साइज कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियर रेडियस कैसे निकालते हैं, मास नंबर पे डिपेंड है। न्यूक्लियर मास कैसे निकालते हैं, ये भी मास नंबर पे डिपेंड है, मास नंबर इनटू मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, तो इस तरीके से 3 प्रॉपर्टी पढ़े। अब हम 4th प्रॉपर्टी देखेंगे, न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी मतलब तुम्हें पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, फॉर्मूला तुम्हें पता है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस की सिंपल अगर किसी चीज की डेंसिटी निकालनी है, तुम्हारे पास अगर मान लो कि एक क्यूब है, एक पत्थर है, एक स्टोन है। स्टोन की अगर डेंसिटी लगाए तो उसका वेट निकालोगे और उस स्टोन का वॉल्यूम निकालोगे। अगर बॉल की डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, एक तुम्हारे पास बॉल है, टेनिस बॉल है, बॉल की डेंसिटी निकालनी है, तो बॉल को क्या करोगे, वेट करोगे, मास। ठीक है, बॉल का वेट निकालोगे, और अगर बॉल स्पेरिकल है तो उसका वॉल्यूम निकालोगे। स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बॉल का वेट जितना भी होगा उसको डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम के साथ, तो तुम्हें डेंसिटी मिल जाएगी। उसी तरीके से अगर न्यूक्लियस एक बॉल है, अगर उसकी डेंसिटी निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियस का मास है उसको न्यूक्लियस के वॉल्यूम के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं न्यूक्लियस की डेंसिटी। तो देखो न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, रो एन मतलब दैट इज द सिंबल फॉर न्यूक्लियर डेंसिटी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियर मास डिवाइड बाय न्यूक्लियर वॉल्यूम। ठीक है, न्यूक्लियर का मास डिवाइडेड बाय न्यूक्लियर वॉल्यूम। ठीक है, बिकॉज डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसी तरीके से न्यूक्लियस की डेंसिटी मतलब न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियस का वॉल्यूम। ठीक है, तो न्यूक्लियर का मास हमको पता है, अभी मैंने मास बताया कैसे निकालते हैं, मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अभी मैंने न्यूक्लियर का मास बताया कैसे निकालते हैं, तो मास का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू एम पी, मतलब ए इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन। और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियर का वॉल्यूम हमको पता है, पाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। आर मतलब रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर, आर मतलब क्या होता है, R0 a टू द पावर 1/3। ये मैंने बताया था जब हम रेडियस का पढ़ रहे थे। देखो इधर, ये देखो रेडियस क्या होती है न्यूक्लियस की, 1.3 इंटू 10 टू द पावर -15 a टू द पावर 1/3, मतलब r इज इक्वल टू R0। ये R0 है ना, 1.3 ये टर्म जो है R0 है, तो r इक्वल टू R0 a टू द पावर 1/3। तो ये रेडियस होती है, तो रेडियस हमने यहां से निकाला। ठीक है, और मास हमने यहां से निकाला, न्यूक्लियर का मास। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी सिंपल चीज है, न्यूक्लियर मास ए इंटू एम पी, मतलब ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, न्यूक्लियर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियस क्या होता है, स्पेरिकल शेप में, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। 4/3 पाई, आर को कैसे लिख सकते हैं हम, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज, वो जब हम रेडियस पढ़ रहे थे तो ये फॉर्मूला पढ़ा, R0 a टू द पावर 1/3 का क्यूब, क्योंकि R क्यूब है। तो टोटल क्या निकलेगा, 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए। ठीक है, देखो a टू द पावर 1/3 का क्यूब, 3 कैंसल, तो a का a बचेगा इधर, और R0 पे क्या होगा, क्यूब होगा, R0 पे क्यूब।
तो न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या निकला, और R0 की वैल्यू हमको पता है 1.3 इंटू 10⁻⁻15 क्यूब। ठीक है, R0 की जगह ये डाल दिया मैंने 1.3 इंटू 10⁻⁻15 क्यूब ए। तो ये टोटल वॉल्यूम कितना हुआ न्यूक्लियर का 4/3 पाई इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻15 क्यूब इंटू ए। तो न्यूक्लियर वॉल्यूम हो गया ए, ये वाला। ठीक है, 4/3 इंटू पाई दिस टर्म इंटू ए। न्यूक्लियर मास क्या हो गया ये ए इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27। अब ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, न्यूक्लियर मास और न्यूक्लियर वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। तो न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे निकलेगी, न्यूक्लियर मास, ये न्यूक्लियर मास हमने निकाला यहाँ से। ठीक है, ये जो दिख रहा है ब्लू कलर में, इसको डिवाइडेड बाय दिस टर्म ब्लू कलर में, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा। ये सब टर्म जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.816 इंटू 10⁻17। और इसका यूनिट क्या है डेंसिटी का, डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ जो डेंसिटी मिलेगी, न्यूक्लियस की डेंसिटी इस तरीके से निकालते हैं। न्यूक्लियस की डेंसिटी के लिए पहले तुम्हें न्यूक्लियर मास पता होना चाहिए, फिर तुम्हें न्यूक्लियर वॉल्यूम पता होना चाहिए। दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, न्यूक्लियस की डेंसिटी। और न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियस कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, मास नंबर पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि ये मास नंबर देखो कैंसिल हो रहा है, ऊपर वाला ए नीचे वाला ए कैंसल। मास नंबर कोई भी रहो, न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। और न्यूक्लियस की डेंसिटी हमेशा कितनी रहेगी 1.816 इंटू 10⁻17 केजी मीटर क्यूब। समझा, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो इस तरीके से हमने चार्ज देखा, मास ऑफ द न्यूक्लियस देखा, साइज ऑफ द न्यूक्लियस देखा, और अभी न्यूक्लियस की डेंसिटी देखा। अभी और एक चीज देखेंगे, और उस चीज को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या होते हैं, एंगुलर मोमेंटम होते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता है, तो न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमने के कारण उसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आता है। गोल घूमता है इसलिए ऑर्बिटल, कैसे ऑर्बिट में घूमता है, तो उसको क्या होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। साथ साथ में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन भी करता है अपने एक्सिस पे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो उसको क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। मतलब इलेक्ट्रॉन को स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। उसी तरीके से सिमिलर तरीके से न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को भी एंगुलर मोमेंटम रहता है। मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी स्पिन करते रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, स्पिन करते रहते हैं, मतलब क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। साथ साथ में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड में घूमते भी है, मतलब ऑर्बिट करते हैं, मतलब उनको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज है, सेम प्रॉपर्टीज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स स्पिन भी करते हैं और घूमते भी है, ऑर्बिट में भी रहते हैं, स्पिन भी करते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर देखो, अगर ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस में इसमें दिख रहा है रेड कलर के न्यूट्रॉन है, येलो कलर के प्रोटॉन है। तो ये न्यूक्लियस किससे मिलके बना है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। तो यहाँ मैंने देखो नीचे एरो बनाया है, न्यूट्रॉन को एक एरो दिया है, मतलब एरो मतलब न्यूट्रॉन को स्पिन होती है, प्रोटॉन को भी एरो दिया है, प्रोटॉन को भी क्या होती है, स्पिन। मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब अप या डाउन, डाउन या अप। साथ साथ में जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड में घूमते रहते हैं। ठीक है, घूमते रहते हैं, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, साथ साथ में स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ठीक है, तो देखो कैसे, तो निकालेंगे कैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम का अगर मैग्नीट्यूड देखना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, तो क्या होता है, S इज इक्वल टू √S+1। S मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। जब मैं यूनिट पढ़ा रहा था एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का, क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया मैंने, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है,
ये सब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। क्वांटम नंबर जिनको पता नहीं है वो मेरा लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर सुनो, क्वांटम नंबर्स के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, बस अभी यहाँ इतना बताऊंगा कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। प्रोटॉन का s इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस प्लस वन इंटू एच क्रॉस। ये एच क्रॉस दिख रहा है, एच क्रॉस की भी वैल्यू मैंने पहले बताया था, एच क्रॉस होता है h बाई टू पाई, ठीक है। h मतलब प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये h क्रॉस मतलब h बाय टू पाई और h मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ओके, सो जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन को होती है वही सेम प्रॉपर्टी न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उनको भी सेम होती है। उनको स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है क्योंकि वो स्पिन करते हैं न्यूक्लियस के अंदर अप अप और डाउन या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है स्पिन एंगुलर मोमेंट का, एस इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस प्लस वन इंटू एच क्रॉस। एच क्रॉस मतलब एच बाय टू पाई साथ साथ में, और एस मतलब क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर, प्लस हाफ और माइनस हाफ। सेम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन और को जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। उसका फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू अंडर रूट एल एल प्लस वन एच क्रॉस। एल क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये मैंने बताया था जब मैं क्वांटम नंबर पढ़ा रहा था। एल मतलब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, वो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। एल इक्वल टू जीरो मतलब एस ऑर्बिटल, एल इक्वल टू वन मतलब पी ऑर्बिटल, एल इक्वल टू टू मतलब डी ऑर्बिटल, एल इक्वल टू थ्री मतलब एफ ऑर्बिटल, इस तरीके से। और टोटल मतलब एल और एस को जोड़ दो, एल और एस को एडिशनल कर दो तो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है जे, ये भी मैंने पढ़ाया था, जे इक्वल टू अंडर रूट जे जे प्लस वन एच क्रॉस। जे क्या होता है एल प्लस एस। तो इस तरीके से न्यूक्लियस को भी और एंगुलर मोमेंटम होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूक्लियॉन्स को, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को भी एंगुलर मोमेंटम होता है सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन होता है, ऑर्बिटल होता है और टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लियस को भी ऑर्बिटल एंगुलर और स्पिन एंगुलर मोमेंटम मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाली चीजों को, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और अब पढ़ेंगे कि उसी जो हमने अभी पढ़ा ना कि एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू एल प्लस एस, इसी को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन। मतलब न्यूक्लियर स्पिन किस पे डिपेंड है, एल पे भी और एस पे भी। एल प्लस एस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर स्पिन, इट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अभी बताया मैंने, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ हाफ। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को स्पिन होती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ। जैसे इलेक्ट्रॉन को स्पिन होती है ना, वैसे ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को भी स्पिन होती है, उसकी वैल्यू भी हाफ ही होती है, ठीक है। तो अगर ये टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें L1 प्लस L2 प्लस L3, ये जब मैं LS कपलिंग पढ़ा रहा था तो ये चीज़ मैंने बताया था। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को प्लस कर देते हैं और इंडिविजुअल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को प्लस कर देते हैं, तो ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। वैसे ही टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल S1 S2 S2 3 को ऐड होते हैं। S1 मतलब अगर पहले प्रोटॉन का स्पिन है, S2 मतलब दूसरे प्रोटॉन का स्पिन है, S3 मतलब तीसरे प्रोटॉन का स्पिन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे। यूनिट नंबर 3 में मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है सेम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्पिन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात है। तो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। और टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, S1 प्लस S2 प्लस S3। और टोटल J कितना बनेगा, L प्लस S, अभी बताएं। तो L प्लस S को हम I से भी डिनोट करते हैं। I मतलब होता है न्यूक्लियर स्पिन। इसी का दूसरा जो नाम है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोस्पिन और न्यूक्लियर स्पिन। तो उसको कैसे निकालते हैं, L प्लस एस। अगर इसकी वैल्यू देखना है हमको I की, तो I की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट आई प्लस वन एच क्रॉस। एच क्रॉस मतलब H बाय टू पाई, ठीक है, आई प्लस वन। तो I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू 0 हो सकता है, I 1 बाय 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 बाय 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 बाय 2 हो सकता है। मतलब I की वैल्यू कैसे जाएगी, कैसे वैरी होगी, 0, हाफ, ठीक है, 1, 3 बाय 2, 5 बाय 2, इस तरीके से। सो I की वैल्यू किस पे डिपेंड है, L प्लस एस। अगर L1 है
और s हाफ है तो कितना हो गया 1 प्लस हाफ 3/2, राइट। अगर L2 है, s हाफ है तो 2 प्लस 1/2, L2 है अगर 1 हाफ है तो 2 प्लस 1/2 इज 5/2। इस तरीके से जो है ये वैल्यूज निकाल सकते हैं हम, J इज इक्वल टू I इज इक्वल टू L प्लस एस। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड है L पे भी और S पे भी। अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो I इज इक्वल टू √I प्लस 1 H क्रॉस। अभी जो टोटल स्पिन मैंने बोला न्यूक्लियर की, ये डिपेंड होता है L और S पे, ठीक है। अगर मान लो निकालना है, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, तो कार्बन के न्यूक्लियस में कितना मास नंबर है 12, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलके कितने होते हैं टोटल 12। कार्बन पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके कितना होता है 12, मतलब मास नंबर है 12। 6 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12। तो इसका जो स्पिन है, स्पिन कितना रहेगा 6। क्यों स्पिन 6 रहेगा? प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने इसमें 6, 6 और 6 12, तो ये टोटल हो गया 12। तो इसका मास नंबर क्या हो गया 12। अगर स्पिन निकालना है तो 6 प्रोटॉन है, ठीक है, तो हर एक प्रोटॉन का स्पिन क्या होता है हाफ, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन का स्पिन क्या होगा हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस 6 टाइम हाफ को प्लस करेंगे तो 3 आएगा। न्यूट्रॉन का, एक न्यूट्रॉन का स्पिन होता है हाफ, तो 6 न्यूट्रॉन का कितना होता है हाफ इंटू 6 3, तो ये 3 प्लस 3, तो टोटल स्पिन कितना हो गया कार्बन का 6, ठीक है। तो ये टोटल स्पिन कार्बन में होता है 6, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 होता है। 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि एक प्रोटॉन का स्पिन और एक न्यूट्रॉन का स्पिन हाफ होता है 12। 6 प्लस 6 12, 12 डिवाइड करेंगे 2 से तो आता है 6, इसलिए कार्बन का है 6 स्पिन होता है। साथ साथ में अगर न्यूट्रॉन का की, अगर ये नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 15 और एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन उसमें होते हैं 7, न्यूट्रॉन होते हैं उसमें 8, ठीक है। तो 7 और 8 कितना होता है 15, तो मास नंबर होता है 15। तो इसका स्पिन क्या हो गया, 15 को 2 से डिवाइड कर दो, 15/2, तो स्पिन हो गया इसका, स्पिन नंबर हो गया इसका 15/2 नाइट्रोजन का। कार्बन का 12/2 मतलब 16 और नाइट्रोजन का 15/2। ये बस मास नंबर को 2 से डिवाइड करो 6 आ गया, मास नंबर को 2 से डिवाइड करो 15/2 आ गया। तो इस तरीके से न्यूक्लियस को स्पिन होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर का स्पिन डिपेंड करता है L और S पे। L है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, S है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दोनों को जब प्लस करेंगे तो टोटल स्पिन निकलता है न्यूक्लियर का। और ये स्पिन को अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू √I प्लस 1 इंटू H क्रॉस। H क्रॉस मतलब H/2π। तो इस तरीके से हमने दो चीज़ें और पढ़ी प्रॉपर्टीज में। एक तो पढ़ी कि न्यूक्लियस को एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन होती है, ऑर्बिट होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। साथ में हमने स्पिन पढ़ी कि न्यूक्लियस को टोटल स्पिन होती है L प्लस S। कैसे निकालते हैं ये मैंने एग्जांपल देके बताया। अब आखिरी चीज़ जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मतलब आज की आखिरी जो प्रॉपर्टी है होती है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियर। मतलब न्यूक्लियस भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन बताया था कि इलेक्ट्रॉन भी को मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है अपने एक्सिस पे। उसी तरीके से न्यूक्लियस को भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट न्यूक्लियस को इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को स्पिन है, ऑर्बिटल मोशन है, स्पिन मोशन है, तो प्रोटॉन भी ऑर्बिटल मोशन है, प्रोटॉन को भी स्पिन मोशन है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन को भी स्पिन मोशन है, न्यूट्रॉन को भी ऑर्बिटल मोशन है, ठीक है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है मैग्नेट की तरह तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। इसी का मतलब हो गया न्यूक्लियस को भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं तो न्यूक्लियस भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस बना है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। इसका मतलब न्यूक्लियस को मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की तरह प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव
मैग्नेटिक मोमेंट, अगर हम वैल्यू की बात करें तो प्रोटॉन पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, देखो म्यू से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। प्रोटॉन को भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, न्यूट्रॉन को भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, म्यू पी 2.792 इंटू म्यू एन। म्यू एन मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, ठीक है। और न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, 2.72 इंटू म्यू एन। तो जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। और वो मल्टीपल होता है म्यू एन से। म्यू एन मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, उसकी वैल्यू होती है 5.5 इंटू 10⁻⁻20 जूल पर टेस्ला, ठीक है। तो ये म्यू एन की वैल्यू अगर यहाँ पे इंटू कर देंगे 2.792 इंटू 5.5 इंटू 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है वो निकलता है, और प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकलता है 2.792 इंटू दिस क्वांटिटी। अगर इस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक मोमेंट होता है, सेम तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और उसमें मैग्नेटिक मोमेंट की क्वांटिटी इतनी होती है। सो दैट्स इट। हमने आज ये पढ़ा कि मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियस को होता है, हमने पढ़ा कि मैग्नेट न्यूक्लियस को स्पिन होती है, ठीक है। हमने पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम होता है न्यूक्लियस को। हमने ये भी देखा कि न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। न्यूक्लियस का मास कितना होता है ये भी देखा। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है और रेडियस क्या होती है न्यूक्लियस की, ये भी देखा। तो ये जो मेन प्रॉपर्टीज है, चार्ज देखा, चार्ज डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, मतलब Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, और चार्ज इक्वल होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जितना होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर हमने देखा कि रेडियस किस पे डिपेंड है, न्यूक्लियस की रेडियस डिपेंड होती है मास नंबर पे, a⁻1/3। अगर मास नंबर तुम्हें पता है तो रेडियस निकाल सकते हो, न्यूक्लियस की रेडियस मतलब साइज निकाल सकते हो। मास नंबर ज़्यादा तो साइज ज़्यादा न्यूक्लियस का, मास नंबर जिसका बड़ा है उसका न्यूक्लियस भी बड़ा है, ठीक है। साथ में फिर हमने पढ़े मास कैसे निकालते हैं। मास किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब मास नंबर पे। अगर तुम्हें मास नंबर पता है ए मतलब मास नंबर, तो न्यूक्लियस का मास निकाल सकते हो इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन मतलब मास ऑफ द न्यूक्लियस। फिर हमने डेंसिटी पढ़े, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम, न्यूक्लियस का मास इतना होता है, वॉल्यूम इतना होता है, तो क्वांटिटी ये आई। और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट होती है, ये किसी मास नंबर पे डिपेंड नहीं होती है। किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होगी, 1.816 इंटू 10⁻17। फिर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस को क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन करते हैं, ऑर्बिटल करते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम। और वही टोटल एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर स्पिन बोलते हैं। और स्पिन कैसे डिनोट करते हैं, आई से, आई इक्वल टू I+1 H क्रॉस। फिर मैंने बताया कार्बन और नाइट्रोजन की स्पिन कैसे निकालते हैं, डिवाइड कर दो मास नंबर को 2 से तो स्पिन मिल जाएगी। फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है न्यूक्लियस को, जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और कितना मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये हमने देखा। तो टुडे दैट्स इट, वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और 2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे न्यूक्लियस के, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखो, और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछो।